A very good morning to all of you. So today we're just going to continue the third lecture of our chapter, and that is improvement in food research. Okay? इसके पहले इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोगों ने 2 क्लासेस कर लिया और आज ये हमारा तीसरा क्लासेस है. तो अगर कोई भी यहाँ पे जो हमारे 2 क्लासेस में नहीं आया होगा तो अगर उसको समझना है तो फिर मैं 5 मिनट के अंदर में मैं रिकैप कर दे रही हूँ कि 2 क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा था. तो पहला जो हमारा चैप्टर का जो टाइटल है वही क्या है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. फूड रिसोर्सेज को हम लोग कैसे इम्प्रूव करें, तो फिर कैसे इम्प्रूव करें, ठीक है, क्यों इम्प्रूव करें, मतलब ऐसे क्या ज़रूरत आ गई कि जो फूड रिसोर्सेज है उसे हमें इम्प्रूव करना पड़ रहा है. ठीक है, तो फिर हमें पता है कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है, लेकिन जो हमारा कल्टिवेटेड एरिया है वो तो लिमिटेड है ना. अब कल्टिवेटेड एरिया लिमिटेड है, आपका पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहा है और आपको तो सबको फीड करना होगा ना. मान लो सपोज दैट ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया का पॉपुलेशन आप देख रहे हो कि डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंडिया में जो कल्टिवेटेड लैंड है, जो कल्टिवेटेड एरिया है वो तो फिक्स है, उसको तो आप अभी इंक्रीज नहीं कर सकते हो क्योंकि अब आप डिफॉरेस्टेशन नहीं कर सकते हो. अगर आप डिफॉरेस्टेशन करना स्टार्ट करोगे फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा हमारे इन्वायरमेंट को. हमारा इन्वायरमेंट एफोर्ड नहीं कर पाएगा. अब ये डिफॉरेस्टेशन हम लोग नहीं झेल सकते हैं. ठीक है, अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे फिर अर्थ पे हम जो अर्थ है हमारा वो सर्वाइव करने के लायक बचेगा ही नहीं. तो डिफॉरेस्टेशन भी नहीं कर सकते हैं, प्लस हमारा जो प्रोडक्शन है उसको भी हमें इंक्रीज करना है और जो हमारा एरिया है वो भी लिमिटेड है. तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना जिसके थ्रू हम अपना प्रोडक्शन उसी लिमिटेड एरिया से ज़्यादा इंक्रीज कर लें. हाँ, तो ये सब हमने कल के क्लासेस में देखा था. ओके, राजदीप कम हियर. कैसे लिमिटेड एरियाज में, ठीक है, लिमिटेड एरियाज है मेरा, कल्टिवेटेड एरिया जो है लिमिटेड है, फिर हम अपना प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. 1-2 पॉइंट कल हमने एकदम डिटेल्स में देखा था ना कि लिमिटेड एरिया है, उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो, जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर रहे हो. तो कैसे कर रहे हो, क्या करेंगे, किस चीज़ पे ध्यान देंगे, हाँ, कैसे कल्टीवेट करेंगे क्रॉप्स को कि लिमिटेड एरिया से ज़्यादा हमें प्रोडक्शन मिल पाए. मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे. अच्छा, एंड उसके बाद ओके यू कैन सिट. संजना कम हियर. व्हाट वी हैव टू डू. मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे. हाँ, उसमें जैसे एक टाइम पे हम दूसरे क्रॉप को कल्टीवेट करेंगे. हाँ, और उसके हार्वेस्टिंग के बाद उसी प्लॉट ऑफ लैंड में हम दूसरे क्रॉप को कल्टीवेट करेंगे. क्यों, मतलब एक ही एरियाज में हम हर सीजन में एक ही टाइप्स के क्रॉप को कल्टीवेट क्यों नहीं कर सकते हैं. क्योंकि मैम अलग जैसे कि राइस है तो वो ज़्यादा नाइट्रोजन लेता है. सपोज दैट मैंने बोला था, मेरे को नहीं पता कि राइस नाइट्रोजन ही लेता है कि क्या लेता है, लेकिन डिफरेंट टाइप्स का जो क्रॉप्स है तो हर एक अलग अलग क्रॉप अलग अलग न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अमाउंट में लेता है. तो मैंने समझाने के लिए बोला था कि मान लो कि राइस जो है वो नाइट्रोजन ज़्यादा ले रहा है, तो चलो कि अगर हर सीजन में हम राइस को ही वहाँ पे कल्टीवेट करेंगे तो वहाँ पे नाइट्रोजन वो हमेशा नाइट्रोजन को यूज़ करेगा, तो फिर वो जो हमारा सॉइल होगा, उस फील्ड का जो सॉइल होगा उससे तो नाइट्रोजन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिप्लेनिश हो जाएगा, हट जाएगा, कम हो जाएगा. तो फिर नेक्स्ट सीजन में जब हम उसमें राइस लगाएंगे तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा. यू कैन से फिर नेक्स्ट सीजन में जब हम राइस लगाएंगे तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा. लेकिन अगर हम क्या करेंगे कि एक सीजन में हमने राइस लगा लिया, ठीक है, फिर अगले सीजन में हम क्या करेंगे, अगले सीजन में अगर उसमें हम पल्सेस प्लांट यानी लिगुमिनियस प्लांट लगा देंगे तो हमें पता है कि लिगुमिनियस प्लांट का प्रॉपर्टीज क्या होता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. ओके, क्लास 8 में नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़े हो ना आप लोग, किसी को याद है पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस क्या होता है. ए आर्यन कम हियर, आई सेड कम हियर. लेगुमिनियस प्लांट क्या होता है मैम, जिसके रूट्स में राइजोबियम्स होता है.
राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या होता है? मैम वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसको सॉइल में फिक्स करता है। और सॉइल में फिक्स करता है। तो हमारा प्लांट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन क्यों नहीं ले सकता? प्लांट एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन लेता है कि नहीं लेता है? लेता है नहीं लेता है। किस फॉर्म में लेता है? मैम नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है। ओके। और राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ वो क्या करता है? क्या करता है मतलब कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो इतना सुटेबल बना देता है कि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर ले? नहीं पता है। सिंपल सा लॉजिक है। क्या हमारा जो हमारे एटमॉस्फेयर में 70% नाइट्रोजन है। सबसे ज्यादा अगर कोई गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में है तो वो क्या है? नाइट्रोजन है। उसके बावजूद भी हमारा प्लांट, हमारा जो क्रॉप्स होता है वो नाइट्रोजन की लैकनेस को फेस करता है। तो 70% इतना इनफ अमाउंट में प्रेजेंट होने के बाद भी यहाँ पे लैकनेस आ रहा है। क्यों आ रहा है? हाँ, क्योंकि हमारा जो प्लांट होता है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को एज अ नाइट्रोजन के फॉर्म में वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। जब तक उस नाइट्रोजन को आप नाइट्रेट और एमोनियम के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, प्लांट उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। तो यही काम हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया करता है जो कि ल्यूगुमिनियस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रेट और एमोनियम के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में फिक्स कर लेता है। फिर जो हमारा क्रॉप और प्लांट होता है वो उसको एब्जॉर्ब करता है। इसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। इसी में अलग अलग बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। गॉट इट? तो हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे कि कैसे इंप्रूव करेंगे फूड रिसोर्सेज। ठीक है, तो प्लांट बेस्ड जो फूड है हमारा उसका क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए हमने ये किया। प्लस जो हमारा बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है तो हर स्टेप को हम लोग एकदम केयरफुली करेंगे कि जो क्रॉप का लॉस होता है कल्टीवेशन के टाइम में, जब आप फील्ड में क्रॉप को सोन करते हो ना और हार्वेस्ट करते हो, इसी टाइम इंटरवल में आपका कितना ज़्यादा प्रोडक्शन जो मतलब जो क्रॉप का प्रोड्यूस होता है उसका लॉस हो जाता है। लेकिन अगर आप अच्छे ढंग से अच्छे से देखभाल करके अगर ये चीज़ करोगे तो फिर तो वो लॉस आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो फिर तो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा ना, तो आप लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को फीड कर पाओगे। तो फिर यही सब कंसंट्रेट करके हम अपना कल्टीवेशन जो हमारा जो एग्रीकल्चर जो होता है, फार्मिंग जो होता है, तो अलग अलग कैंप लगने लगा हर विलेजेस में, हर डिस्ट्रिक्ट्स में। और लोगों को बताया जा रहा था कि अगर आप ये स्टेप फॉलो करोगे, इतने कंसंट्रेशन से ये करोगे तो आपका जो लॉस होगा वो कम होगा। ऐसे पूरे इंडियाज में ऐसे प्रोग्राम चलाया गया। फिर जो फार्मर होते हैं उनका मतलब जो गवर्नमेंट होता है वो फार्मर्स को भी हेल्प करते हैं। बहुत सारे मैनुअल्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स कम पैसे में प्रोवाइड करके कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए। फिर ये तो हमारा क्वांटिटी इंक्रीज हो गया क्रॉप का, क्वांटिटी इंक्रीज हो गया प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट का। फिर क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए हर प्लेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट हो गया कि अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में 5-6 न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होता है। ठीक है, बेसिकली 5 न्यूट्रिशन चाहिए होती है। तो ये सारा न्यूट्रिएंट्स वो सारे क्रॉप्स के थ्रू हमारे बॉडी को मिल जाए ताकि हम जो बॉडी का ग्रोथ हो वो भी अच्छा से हो, प्लस हम बीमार ना पड़े। क्योंकि अगर कोई भी विटामिन की कमी होती है तो विटामिन डिफिशियंसी डिजीज होने लगती है। जैसे मैंने बताया था विटामिन ए की कमी होगी तो क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी की कमी होती है तो क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन बी का बेरी। तो ऐसे अलग अलग विटामिन की कमी की वजह से अलग अलग डिजीजेज होता है। तो ये सब भी नहीं होगा जब हर टाइप्स का न्यूट्रिएंट्स हमारे अंदर जाएगा तो। ठीक है, तो ये सब था तरीका जिससे हम प्लांट बेस्ड प्लांट बेस्ड फूड को इम्प्रूव कर रहे थे। फिर हमने देखा कि एनिमल बेस्ड जो फूड है उसको हम कैसे इम्प्रूव करें। तो हम जो एनिमल हस्बेंड्री होता है, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एक साइंटिफिक तरीका होता है जिससे हम किसी भी एनिमल्स को रेज करते हैं, उसकी ब्रीदिंग ये सब का देखभाल करते हैं ताकि अच्छे से अच्छा अमाउंट में, अच्छा क्वालिटी में हमें एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट मिल जाए। तो वहाँ पे हमने देखा था कैटल फार्मिंग जहाँ से हमें मीट और एग मिलता था, बी कीपिंग जहाँ से हमें हनी भी मिलता था, पीसी कल्चर जहाँ से हमें फिश मिलता था। फिर हमने वहाँ पे कैटल फार्मिंग देखे थे,
उसके बाद से हाँ डेयरी प्रोडक्ट, सॉरी पोल्ट्री फार्मिंग, तो वहाँ से हमें एग मिलता था, चिकन मिलता था, ये सारे चीज़, तो उसको भी हम लोग इम्प्रूव किए। तो जो एनिमल बेस्ड फूड जो हमें मिलता है उसका भी जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों हमारा इम्प्रूव हुआ। फिर ये भी हमने देखा था कि ये सारा जो इम्प्रूवमेंट का जो आइडिया है वो बहुत पहले से 1960 और 1970 से ही चला आ रहा है। पहले ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, फिर वाइट रिवोल्यूशन हुआ, लेकिन ये ग्रीन रिवोल्यूशन और वाइट रिवोल्यूशन जो है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं किया गया क्योंकि इसका ड्रॉबैक्स था। ड्रॉबैक्स क्या था? एनीवन? एनीवन? हाँ, ड्रॉबैक्स कल मैंने बताया था ना। अनुष्का कमिया, ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एंड वाइट रिवोल्यूशन। इंटेंसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ओके, फिर से हमारे डैमेज हो रहा था नेचुरल रिसोर्सेज, डैमेज आवर नेचुरल रिसोर्सेज, हाँ, इंटेंसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डैमेज और नेचुरल रिसोर्सेज ओवरऑल ये हमारे इन्वायरमेंट को हार्म्स कर रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे थे। तो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे तो इन्वायरमेंट को हार्म करेगा ही। तो इतना ज़्यादा लॉसेस तो हम क्या, इतना ज़्यादा लॉसेस हम नहीं फेस कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ को यू कैन सी, तो ये सारा जो ड्रॉबैक्स था इसकी वजह से हमने ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन वाला, वाइट रिवोल्यूशन वाला जो ये सब आइडियाज़ था उसको हम लोगों ने छोड़ दिया। फिर नया नया तरीके हम अपनाने लगे फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने के लिए। गॉट इट? फिर अगर आप देखोगे तो क्रॉप्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे मैंने कल ही बताया था कि बहुत सारे टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं। कौन? ओके, ए यू second bench, first one, come here. Yeah, Ritik, come here. Types of crops on base of the जो nutrients की basis पे types of crops, basis of the nutrients. Come here. न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्रॉप्स को कितने भाग में हम लोग डिवाइड किए हैं? प्रोटीन मिलता है, वो नहीं, न्यूट्रिएंट्स की बेसिस पे क्रॉप्स को कितने भाग में डिवाइड किए हैं? कौन कौन से? हाँ, 5 पार्ट्स में। कौन कौन से? और क्वाइट प्रोटीन, ये तो न्यूट्रिएंट्स हो गया। न्यूट्रिएंट्स की बेसिस पे क्रॉप्स को हम लोग कितने भाग में क्लासिफाइड किए हैं? कौन? 2 कौन? वो तो सीजन के बेसिस पे, एक थप्पड़ देंगे। हाँ, न्यूट्रिएंट्स की बेसिस पे अलग अलग क्रॉप से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलता है ना। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट जिससे मिलता है उस क्रॉप्स को क्या बोलते हैं? पल्सेस, ये वाइल, सॉरी, प्रोटीन जिससे मिलता है उस क्रॉप को क्या बोलते हैं? वाइल जिससे मिलता है उस क्रॉप को क्या बोलते हैं? हाँ, सीरियल क्रॉप सुना है, नाम सुना है? पल्सेस क्रॉप नाम सुना है? हाँ, फिर यू कैन सी इट। ओके, और किसी को पता है? और अमित कम है। न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे क्रॉप्स को, और क्वाइट, न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे क्रॉप्स को कितने भाग में डिवाइड किया? हाँ, 5। कौन कौन सा? सेल्स क्रॉप की सीरियल्स क्रॉप। अच्छा, कौन सा क्रॉप? वेजिटेबल क्रॉप्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। दूसरा, तीसरा पल्सेस क्रॉप। चौथा, यू कैन से रिया कम है। कम है। न्यूट्रिएंट्स की बेसिस पे क्रॉप्स को कितने भाग में डिवाइड किया है? 5। कौन कौन से? सीरियल्स, पल्सेस, हाँ, oilseeds, हाँ, वेजिटेबल्स हाँ, और फ्रूट्स। ओके, यू कैन सेट। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स की बेसिस पे क्रॉप्स को देखो, 2-3 चीज के बेसिस पे क्रॉप्स को डिवाइड किया गया है। एक तो भाई उससे न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सा मिल रहा है उसके बेसिस पे, ठीक है। दूसरा कि वो कौन से सीजन में ग्रो करता है उसके बेसिस पे।
तो पहले हम लोग क्या देखेंगे कि पहले हम न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे क्रॉप को कितने भाग में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, सीरियल क्रॉप, और सीरियल क्रॉप के अंदर क्या आता है, तो जितने भी ग्रेन्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं वो हमारे सीरियल क्रॉप्स के अंदर आते हैं। ओके, एग्जाम्पल में क्या हो सकता है आपका, वीट, राइस, बार्ली, ओट्स, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा सीरियल क्रॉप्स है। ओके, इससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट किस लिए यूज होता है हमारे बॉडी में, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। जो एनर्जी हमारे बॉडी में रहता है, जो वो एनर्जी हमारे बॉडी में कौन प्रोवाइड करता है, तो कार्बोहाइड्रेट करता है। गॉट इट, इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। फिर पल्सेस क्रॉप्स, इससे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। पी, बीन्स, अरहर, ये सब किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये सब पल्सेस का एग्जाम्पल है। और इससे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन। और प्रोटीन का काम क्या होता है हमारे बॉडी में, ये तो आई थिंक सबको पता ही होगा। कोई ऐसा है जिसको ये नहीं पता है कि प्रोटीन का काम क्या होता है? हाँ, फिर ये सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स क्रॉप्स जो आ गया, लाइक ये चिल्ली, कॉलीफ्लावर, ओनियन, ये सबसे अलग अलग विटामिन प्लस अलग अलग टाइप्स के अलग अलग विटामिन हमें मिलता है। प्लस ये रॉफेज का भी काम करता है। रॉफेज क्या होता है, ओए किसी को पता है रॉफेज क्या होता है? रॉफेज, एक मिनट, ये रॉफेज क्या होता है? हाँ, रॉफेज का काम क्या होता है? रॉफेज का किस चीज से मिलता है हमें? एप्पल से मिलता है रॉफेज। और इसका काम क्या होता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करने में। ओवरऑल इसको बोल सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा कौन हेल्प करता है, रॉफेज हेल्प करता है। गॉट इट, देख लो किसको क्या बोलते हैं, इसको ब्रिंजल बोलते हैं, इसको ओनियन बोलते हैं, पता है ना, तुम लोग सेम रिस्पेक्ट नहीं। नेक्स्ट वन, leave it. Improvement in oh, I have to change the color. Improvement in crop yields. The crops can be generally classified into 3 general categories on the basis of the seasons they grow. It grows. कौन से सीजन में किस टाइप्स के क्रॉप ग्रो करता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीजन। क्रॉप्स को हम लोग कितने भाग में डिवाइड किए हैं, 3, ठीक है, कि कौन से सीजन में, कोई विंटर में, कोई रैनी सीजन में, कोई हमारा समर सीजन में। तो कौन से सीजन्स में वो क्रॉप्स ग्रो करता है, उसके बेसिस पे क्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज, नहीं पहले हम लोग ये देखेंगे, ठीक है, ये तो हमारा यहाँ पे है। ओके, पहले यही देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन, ठीक है, कौन से सीजन में क्रॉप ग्रो हो रहा है, इसके बेसिस पे हम लोग क्रॉप को कितने भाग में डिवाइड किए हैं, 3 भाग में। फर्स्ट हमारा क्या है, रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज ए अतुल, कहाँ, कम है फास्ट, ओए कम। रबी क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज विंटर क्रॉप्स। ओके, ये बोल रहा है कि रबी क्रॉप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स को हम लोग विंटर क्या चिंगम खा रहा है, क्यों बोलते हैं, वाई रबी क्रॉप्स इज नोन एज अ विंटर क्रॉप्स? ए क्वाइट, वाई रबी क्रॉप्स इज नोन एज अ विंटर क्रॉप्स? क्लास 6 में भी आप पढ़े हो और क्लास 8 में भी। वाई रबी क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज अ विंटर क्रॉप्स? विंटर में होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ विंटर क्रॉप्स। एंड खरीफ क्रॉप्स आर, खरीफ क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज अ समर क्रॉप्स। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। ओके,
तुम्हारे अकॉर्डिंग खरीफ क्रॉप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? समर क्रॉप्स, ठीक है। तो वाई खरीफ क्रॉप्स आर नोन एज अ समर क्रॉप्स? बिकॉज इट इज ग्रोन इन अ समर, हाँ, बिकॉज इट इज ग्रोन इन अ समर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ समर क्रॉप्स। अच्छा, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स दोनों में किसको ज्यादा वाटर चाहिए होता है? किसको ज्यादा वाटर चाहिए होता है? खरीफ क्रॉप्स को, हाँ, श्योर हो? ये कुछ दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ये किस टाइप का क्रॉप होता है? ये किस टाइप का क्रॉप होता है? बरसात वाला, ओके। सीजन के बेसिस पे क्रॉप्स को 3 भाग में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? रबी क्रॉप्स, सेकंड हमारा क्या है? खरीफ क्रॉप्स, और थर्ड हमारा क्या है? जेड क्रॉप्स, ठीक है। तो रबी क्रॉप्स को हम लोग विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जनरली कब? ठंडी के टाइम में, विंटर के टाइम में इसको हम लोग सोन करते हैं। और खरीफ क्रॉप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? समर क्रॉप्स, क्योंकि समर के टाइम में इसको हम लोग ये समर के टाइम में ये वाला फार्मिंग होता है। प्लस इसको समर के टाइम में क्यों करते हैं? क्योंकि ये सारे क्रॉप्स ऐसे होते हैं ना जिनको ग्रो करने के लिए, अच्छे से ग्रो करने के लिए प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए होता है। गॉट इट? प्लेंटी मतलब पता है ना, इनफ, बहुत ज्यादा अमाउंट में इन्हें वाटर चाहिए होता है। ओके, अब देखो तीनों को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, उसके बाद से हम लोग जेड क्रॉप्स के बारे में देखेंगे। तो पहले देखो रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स में क्या अंतर है। तो रबी क्रॉप्स आर सोन विद द बिगिनिंग ऑफ अ विंटर। रबी क्रॉप्स को कब सोन किया जाता है? जैसे ठंडा की शुरुआत होती है, जैसे अभी वाला जो सीजन है ना, उस टाइम में ये वाले क्रॉप्स को सोन किया जाता है। अक्टूबर नवंबर, अभी कौन सा मंथ चल रहा है? नवंबर। तो अक्टूबर नवंबर में बिगिनिंग ऑफ द विंटर रबी क्रॉप्स को क्या किया जाता है? सोन किया जाता है। गॉट इट? एंड आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। और इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है? इसको हार्वेस्ट मार्च और अप्रैल में किया जाता है। समझ में आया? सोन कब किया जाता है? अक्टूबर और नवंबर में। विंटर की जैसे शुरुआत होती है वैसे ही रबी क्रॉप्स का जो सोइंग होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ओके, और फिर इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है? तो मार्च में और अप्रैल में। एग्जैक्टली जो हमारा खरीफ क्रॉप्स होता है, खरीफ क्रॉप्स आर शोन विद द onset of the monsoon that is June July and are harvested in the beginning of a winter October November। और खरीफ क्रॉप्स को कब सोन किया जाता है? तो जून जुलाई में। और हार्वेस्ट कब किया जाता है? अक्टूबर नवंबर में। जब आप रबी क्रॉप्स को सोन करते हो ना, उस टाइम में आप खरीफ क्रॉप्स को क्या करते हो? हार्वेस्ट करते हो। गॉट इट? रबी क्रॉप्स को कब सोन करते थे? अक्टूबर नवंबर में। और हार्वेस्ट कब करते थे? मार्च और अप्रैल में। खरीफ क्रॉप्स को कब सोन करते हैं? जून जुलाई में। और हार्वेस्ट कब करते हैं? अक्टूबर नवंबर में। गॉट इट? आप देखो, इट इज, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि रबी क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज अ विंटर क्रॉप्स। एक पॉइंट। खरीफ क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज अ समर क्रॉप। अब एग्जाम्पल क्या है? barley, gram, wild seeds are the major rabi crops। ओके, और खरीफ क्रॉप्स का एग्जांपल क्या है? राइस, मेज, मिलेट्स, कॉटन, ग्राउंडनट आर द मेजर खरीफ क्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट क्या है? Shade crop. It is a summer season crops grown from अप्रैल टू जून। ये समर सीजन वाला है। इसका बहुत ही कम टाइम, जैसे अप्रैल में इसको सोन करते हो ना, फिर जून में मतलब ये इसको हार्वेस्ट भी कर लेते हो। बहुत ही कम टाइम। ये जो कुकुम्बर होता है, कुकुम्बर तो पता है ना, वाटरमेलन, ये सब चीज कब हमें देखने को मिलता है? हाँ, समर सीजन में मिलता है ना। तो ये सारे क्रॉप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? समर क्रॉप्स। और इसको हम लोग कब, सॉरी, ये सारे क्रॉप्स हमें कब मिलते हैं? समर क्रॉप्स। और इसको कब हम लोग सोन करते हैं? अप्रैल में। और कब से कब तक इसका सीजन चलता है? मतलब इसको अप्रैल से जून तक। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अब इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? हाँ, नहीं है? ए पुरुषोत्तम, कम है, कम है।
कम भैया, उधर से क्यों आ रहे हो? हाँ, क्या होता है रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स क्या होता है? कम है। रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स क्या होता है? खरीफ क्रॉप्स हाँ, समर सीजन होता है, समर सीजन में क्रॉप्स विंटर सीजन होता है, कब सोन किया जाता है? अक्टूबर एंड नवंबर में। कौन सा? रबी क्रॉप्स हार्वेस्ट। मार्च अप्रैल में, और खरीफ क्रॉप्स जून एंड जुलाई में, जून जुलाई में। हार्वेस्ट अक्टूबर नवंबर। ओके, यू कैन सिट। ओके, अब किसी को कोई डाउट नहीं है ना गर्ल्स साइड से? किसी को भी नहीं है? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।